बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेल्थ असेसमेंट का चैप्टर नंबर 5 रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और इसके अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे असेसमेंट के हवाले से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको इसकी एनाटॉमी बताई गई है, तो एनाटॉमी आई होप कि आपको पता होगी। लिखा हुआ है कि रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर जो है या रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो है एयरवेज, लंग्स और कुछ बोनी थोरैक्स। बोनी थोरैक्स का मतलब ये कि हमारा जो चेस्ट वॉल है, ठीक है, उसके अंदर जो बोन्स है पीछे की तरफ से जो आए हुए हैं, ये सारा जो है बोनी थोरैक्स कहलाता है। और इसके अलावा कुछ रिस्पायरेटरी मसल्स है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जहाँ से हमारा ब्रीदिंग रेट और रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो कंट्रोल है। तो ये सारा सब कुछ जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और लिखा हुआ है वर्क टुगेदर टू डिलीवर ऑक्सीजन। इसका मेन काम क्या है कि ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंचाना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड या जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, चीज़ें, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ, स्पेशली हम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकालते हैं, तो ऑक्सीजन बॉडी को देना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम। इसको हम मेनली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है अपर एयरवेज, एक है लोअर एयरवेज, ठीक है। अपर एयरवेज में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? नेजोफेरिंग्स, जिसमें नोज़ है, ओरोफेरिंग्स माउथ वाला, ठीक है, लेरिंगोफेरिंग्स और लेरिंग्स। लेरिंग्स तक जो है मतलब नोज़ से या माउथ से लेके लेरिंग्स तक ये आपका अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। और लोअर रिस्पायरेटरी या लोअर एयरवेज जो है वो आपके लेरिंग से नीचे, ठीक है, ट्रैकिया और इस तरह ब्रोंकाई, लंग्स, अल्विलाई, ये सारी चीज़ें जो है आपके लोअर एयरवेज में आते हैं, जो कि यहाँ पे आपको वही लिखा हुआ है, कार्टिलेज वगैरह, ठीक है, और राइट ब्रोंकाई, लेफ़्ट ब्रोंकाई, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लोअर एयरवे में। तो अपर और लोअर एयरवे का आपको इसमें फ़र्क पता होना चाहिए। इसके बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स आपको पता है कि वोकल कॉर्ड्स होते हैं इसके अंदर और इसका मेन काम होता है वॉइस प्रोडक्शन करना, ठीक है। वॉइस प्रोडक्शन, आवाज़ जो है इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। एट्स द ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एयरवेज। अपर और लोअर एयरवेज जो है वो यहाँ पे मतलब लेरिंग्स के पार्ट पे एक दूसरे के साथ मिलती हैं। इसके ऊपर जो है एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस आपको पता है कि इसके ऊपर मौजूद होता है, जो कि ट्रेकिया और लेरिंग्स को बंद कर देता है ताकि खाने का कुछ ज़र्रा या खाने की चीज़ें जो है वो हवा के नाली में ना जाए, मतलब ट्रेकिया में ना जाए, ठीक है, जो कि नहीं जाना चाहिए। एस्पायरिंग फूड लिखा हुआ है। एस्पायरिंग फूड वो होता है जो अक्सर ऐसे होता है कि बंदे को उल्टी आ रही होती है या कुछ होता है, तो जो स्टमक का कंटेंट होता है, ठीक है, वो ट्रेकिया में आ जाता है, तो उसको भी रोकने के लिए एपिग्लॉटिस होता है। यही एपिग्लॉटिस का काम है। अच्छा जी, ये आपको एपिग्लॉटिस और लेरिंग्स का थोड़ा बहुत वो बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है लोअर एयरवेज में आपको ये दिखाया गया है कि लोअर एयरवेज में ट्रेकिया आता है, उसके बाद मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई होती हैं, फिर लोअर ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई और आखिर में जाके अल्विलाई पे बात ख़त्म हो जाती हैं। यही जो है लोअर रिस्पायरेटरी में आते हैं। इसके बाद होते हैं लंग्स। लंग्स आपको पता है कि हमारे 2 लंग्स होते हैं और राइट लंग में जो है 3 लोब्स होते हैं। ये देखें 3 लोब्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है। और अपर, मिडल एंड लोअर, मतलब ये कि अपर, मिडल और लोअर 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। लेफ़्ट लंग जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है और उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, अपर और लोअर, क्योंकि उसके साथ हार्ट भी होता है, ये आपको पता होगा। द लंग्स शेयर स्पेस इन द थोरैसिक कैविटी विद इन द हार्ट इन अ ग्रेट वेसल। यहाँ पे जो है हार्ट और वेसल्स और इन चीज़ों को लंग्स ने थोड़ी सी जगह दी हुई है, इसीलिए जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा है। ये लिखा हुआ है मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम जहाँ पे हार्ट पड़ा हुआ है और 2 लंग्स के दरमियान जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं मीडियास्टिनम। इसका आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा, थोरैक्स। थोरैक्स जो है आपको पता है कि चेस्ट कैविटी को कहते हैं। इसमें हमारा क्लेविकल बोन होते हैं, स्टेर्नम होता है, स्केपुला होते हैं जो कि पीछे की तरफ होते हैं, 12 सेट्स ऑफ रिब्स होते हैं और 12 थोरैसिक वर्टेब्रा होते हैं। ये सारा सब कुछ मिलके हमारा थोरैक्स बनाते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी मसल्स। रिस्पायरेटरी मसल जो है उसमें हमारा डायफ्राम आता है, हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स आते हैं जो कि रिब्स के दरमियान में मौजूद होते हैं, ठीक है, प्राइमरी मसल्स और ये सारी चीज़ें, इसको हम रिस्पायरेटरी मसल्स कहते हैं। ये हमें इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में जो है हेल्प करते हैं। जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो ये कंट्रैक्ट होते हैं, जब हम एक्सेलेशन करते हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। ये मसल्स और ये सारी चीज़ें थोरैक्स और इनके अंदर जो मसल्स है वो याद होनी चाहिए आपको।
अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरा। प्लूरा आपको पता है कि लंग्स के इर्द गिर्द जो लेयर होती हैं, ठीक है, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, दोनों लंग्स के इर्द गिर्द होती है, इसको हम कहते हैं प्लूरा। इन दोनों के बीच में जो है एक लिक्विड भी होता है जो कि फ्रैक्शन से बचाता है। लिक्विड जहाँ पे भी हो हमारे बॉडी के अंदर, उसका काम होता है फ्रैक्शन से बचाना, तो यहाँ पे भी सेम होता है। अब आते हैं इसके असेसमेंट पे। असेसमेंट इसका आपने समझना है, इजी है लेकिन समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले जब आप असेसमेंट करोगे तो असेसमेंट का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है इंस्पेक्शन या फिर ऑब्जर्वेशन, कि आपने जनरल अपीयरेंस देखना है। आपने देखना होगा पिल्पेशन के, कोई परकशन, पिल्पेशन वगैरह या अस्कल्टेशन, ये सारी चीज़ आपने देखनी होगी, करनी होगी। पहले आप जो है इंस्पेक्शन करोगे, जनरल ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है। आप उसको देखोगे, उसका चेस्ट देखोगे, दोनों चेस्ट के दोनों साइड्स देखोगे कि कोई एक साइड बड़ा एक छोटा इस तरह तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप पीछे की तरफ मतलब उसका बेक देखोगे, बेक में भी इसी तरह की सेम आप देखोगे कि कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है, ठीक है। कोई साइज़ बड़ा कोई छोटा, ये चीज़ें आपके नहीं होनी चाहिए, मतलब एक मरीज़ के चेस्ट में, ठीक है। ये आपको लैंडमार्क्स इसमें बताए गए हैं कि आपने किस लैंडमार्क से चेक करना है। जैसे स्टर्नल, सुपरा स्टर्नल नॉच है, ठीक है, तो इसके हिसाब से बिल्कुल ये दूसरा वाला सही होना चाहिए। यहाँ पे क्लेविकल है तो यहाँ पे भी क्लेविकल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। रिब्स बताए गए हैं, इसके अलावा लंग के जो लोब्स है वो बताए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने मतलब एक दूसरे के साथ चेक करनी होगी और ये बिल्कुल सिमेट्री में होनी चाहिए। इस डायग्राम से आपको इन लाइन से अंदाज़ा हो जाएगा। ये 4 लाइंस बताई गई हैं ना, 5, तो इसमें आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इंस्पेक्टिंग द चेस्ट, इसमें जो है चेस्ट देखोगे, चेस्ट में जो है आप कोई मासिस, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी या फिर सर्जरी का कोई भी एबनॉर्मलिटी देखोगे, अगर इस तरह का कुछ है तो फिर आपने वो नोट कर देना है। और इसी तरह बेक पे भी आप जो है C7 जो सर्वाइकल वर्टिब्रास है, ठीक है, और थोरेसिक वर्टिब्रा है, वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी होगी। क्लेविकल बोन और जो पीछे की तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, दोनों साइड्स ये आपने चेक करने होंगे। अच्छा, अब आते हैं रिस्पायरेटरी रेट एंड पैटर्न पे। रिस्पायरेटरी रेट मतलब होता है कि 1 मिनट में एक बंदा कितनी दफ़ा सांस लेता है। तो नॉर्मली जो एडल्ट होता है वो 12 से 20 दफ़ा लेता है, ठीक है, 12 से 20 दफ़ा या 12 से 20 पर ब्रीथ्स पर मिनट, इतने होते हैं एक एडल्ट के। और अगर छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, तो उसके होते हैं 40 ब्रीथ्स पर मिनट, ये उनमें नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इससे कम ज़्यादा है तो फिर वो एबनॉर्मल होगा और वो आपने नोट करना होगा, ठीक है। इस दौरान जो है अगर किसी का नॉर्मल है तो वो बिल्कुल इवन, कोऑर्डिनेटेड और ये रेगुलर सांस उसका होना चाहिए। इसमें कोई भी मसला हो तो वो आप नोट करेंगे। एक्सेसरी मसल्स जो मैंने आपको बताया कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो है, अगर वो हद से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जितने नॉर्मली एक बंदा यूज़ करता है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है या फिर उसको ज़्यादा मसला हो रहा है ब्रीदिंग में, ठीक है, तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है और ये आपने नोट कर देना है। इसके अलावा अगर वो मतलब जब आप उसका मुंह बंद करते हो, आप उसको ये कहते हो कि मुंह से आपने सांस नहीं लेना, आपने जो है होंठ बंद कर देने हैं और आपने नाक से सांस लेनी है। अब जब वो नाक से सांस लेता है और उसको जो है बहुत ज़्यादा तेज़ सांस ले रहा है, सांस में आवाज़ें आ रही हैं, फ्लेयर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो फिर वो एबनॉर्मल होता है और आपने वो भी नोट कर देना होता है। अच्छा, रिलेटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं जैसे कि स्किन, टंग, माउथ, फिंगर्स, वो सारी चीज़ें भी अपनी नोट कर देनी होती है, क्योंकि उसमें आपको साइनोसिस और हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया, इन सारी चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। अगर कलर ब्लूइश है, इस तरह है, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें ऑक्सीजन की कमी है, साइनोसिस जिस तरह हमने पढ़ा था। या फिर जो क्लब्ड फिंगर होते हैं, जो नेल्स होते हैं, ठीक है, वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें भी आपको फिर पता चलेगा कि नेल्स ख़राब है, क्लब्ड फिंगर है, तो वो भी एक हाइपोक्सिया की वजह से होता है। किसी को लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक हाइपोक्सिया हो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्लबिंग हो जाती है फिंगर्स की। इसके अलावा आप चेस्ट को पेल्पेट करोगे। चेस्ट का पेल्पेशन बहुत इजी है। आप जो है चेस्ट नॉर्मली स्मूथ, वार्म और ड्राई होनी चाहिए। इस इन तीनों में से अगर ना हो तो मतलब वो एबनॉर्मल है, स्मूथ नहीं है, ड्राई नहीं है या वार्म नहीं है, ठीक है, तो ये एबनॉर्मल होता है। आप जो है जेंटल पेल्पेशन शुडंट कॉज द पेशेंट पेन, मतलब ये कि आप जेंटली उसको पेल्पेट करोगे, पेशेंट को कोई दर्द वगैरह नहीं दोगे, ठीक है। पेन में बी कॉज्ड बाई
कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, रिब और वर्टिब्रल फ्रैक्चर। अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, ठीक है, तो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस मतलब जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, जो स्टेर्नम है, ठीक है, उसके कोई इन्फ्लेमेशन या रिब या वर्टिब्रा वगैरह फ्रैक्चर है उसकी वजह से हो सकता है, या कोई मसल्स में मसला है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या कोई बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी उसको पेन महसूस हो सकता है। क्रेपिटस विच फील लाइक पफ्ड राइस सीरियल क्रैकलिंग अंडर द स्किन इंडिकेट दैट एयर इज़ लीकिंग फ्रॉम द एयरवेज और लंग्स। अगर आपको क्रेपिटस जिस तरह कोई चीज़ तोड़ने जैसी आवाज़ आ रही होती है, ठीक है, तो उसका वो इस चीज़ का इशारा होता है कि लंग से हवा लीक हो रही है या किसी ब्रोंकाई से लीक हो रही है, ठीक है, एयरवे से लीक हो रही है, लंग से लीक हो रही है। अगर हवा लीक हो रही है मतलब उसमें कोई होल बना हुआ है, कोई मसला है, ठीक है, तो आपको क्रेपिटस आवाज़ सुनाई देगी जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। आल्सो पिलपेड फॉर टेक्टाइल फ्रेमेटिस। टेक्टाइल फ्रेमेटिस मतलब ये कि साउंड ऑफ या वाइब्रेशन ऑफ द चेस्ट वॉल, ठीक है, वाइब्रेशन करेगी, आप चेस्ट वॉल जो है वो देखेंगे तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस होगी। तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है कि सांस लेते वक्त अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस हो रही है तो वो भी आपने नोट करना होगा और एक एबनॉर्मल होता है, ठीक है। ये भी आपको यही बताया गया है कि आप कैसे करोगे। आप पहले अपना जो आपकी हथेली है आप वो उसके चेस्ट पे रखोगे, लेकिन उंगलियां टच नहीं करनी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। उंगलियां टच नहीं करनी, सिर्फ हथेली रखनी है और उससे आप जो है उसको बताओगे कि सांस लो। जब वो सांस लेता है तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको कोई वाइब्रेशन वगैरह महसूस हो रही है या नहीं, ठीक है। तो कोई भी वाइब्रेशन ज़्यादातर महसूस नहीं होनी चाहिए, चेस्ट बिल्कुल सॉफ्ट और वार्म वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने फिंगर्स के टिप से जो है चेस्ट को देखोगे, उसका पिल्पेशन करोगे, देखोगे कि कोई मास या कोई ट्रॉमा इंजरी या कोई टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है। तो ये आपने इस तरीके की इसकी असेसमेंट करनी होगी। अब आते हैं चेकिंग फॉर टेक्टाइल प्रेमिटिस। टेक्टाइल प्रेमिटिस मतलब वाइब्रेशन। आगे से आपने देख लिया, इसी तरह आपने पीछे से भी करना होगा और वही पाम्स का बताया गया है, यहीं पे वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया कि आपने अपने पाम्स के ज़रिए चेक करना होगा, ठीक है। और इस तरह ये जो उंगलियां रखी हुई हैं कि आप जो है अपनी 2 उंगलियां यहाँ पे रखेंगे और आगे की तरफ भी रखेंगे, ठीक है, अपने उसके चेस्ट वॉल पे, और उसके हाथ बिल्कुल इस तरह होने चाहिए, मतलब आगे की तरफ बेंडेड होने चाहिए। तो जब आप उंगलियां इस तरह रखते हैं और वो सांस लेता है, ठीक है, तो ये जगह थोड़ी सी फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी उंगलियों का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ी सी इधर उधर चली जाएंगी सांस लेते वक्त, ठीक है। तो अगर इस तरह होता है तो वो एबनॉर्मल होता है, मतलब इस तरीके से आप चेक करोगे, नॉर्मल होता है, सॉरी एबनॉर्मल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द रिजल्ट्स, वही तो मैंने आपको बता दिया। वाइब्रेशन आपको जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस फील हो रही है, या एक साइड पे फील हो रही है, दूसरे पे नहीं फील हो रही, या दोनों पे ही नहीं फील हो रही, या कोई और मसला है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ बताते हैं, जैसे एम्फाइसीमा का बताते हैं, नीमोथेरेक्स का बताते हैं, प्लूरल इफ्यूजन मतलब जब हवा लीक हो रही होती है लंग से, ठीक है, तो ये आपको बताते हैं। फेंट और नो वाइब्रेशन इन द अपर पोस्टीरियर थोरैक्स में इंडिकेट ब्रोंकल ऑब्स्ट्रक्शन। अब अगर मतलब बिल्कुल ही वाइब्रेशन नहीं आ रही, जैसे नॉर्मल आती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, तो वो सही है, लेकिन बिल्कुल नहीं आ रही तो मतलब ये कि ऊपर जो एयरवेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट है, वो बंद है, ठीक है, तो आगे जाके हवा नहीं पास हो रही, तो इसलिए वो एबनॉर्मल काउंट किया जाता है। इसके अलावा हम चेस्ट को परकश करते हैं, तो परकशन आपको पता है कि हम अपने मतलब वो हाथ उस चेस्ट के ऊपर रखते हैं जो हमारा नॉन डोमिनेंट हाथ होता है, जो हम ज़्यादा नहीं यूज़, जैसे कि कोई राइट हैंडेड है तो वो चेस्ट के ऊपर लेफ़्ट हैंड रखेगा, ठीक है, और अपने राइट हैंड से उस उंगली को दबाएगा, फिर आपको जो है उसके पता चलेगा। अब इस दौरान परकशन के दौरान आपको पता है कि हम साउंड्स देखते हैं, तो इसके दौरान आपको मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। जैसे कि फ्लैट साउंड आपको आएगा। फ्लैट साउंड कैसा होता है? शॉर्ट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट और हाई पिच्ड होता है, ठीक है। और डल मतलब ये कि जैसे ही आप उसको टच करोगे उसी टाइम पे आपको महसूस, बाकी जो है वो उसी जगह पे ख़त्म, ठीक है, हॉलो या फिर रेजोनेंस साउंड नहीं होगा।
इस तरीके के साउंड अगर आपको महसूस हो रहा है तो वो कंसोलिडेशन की वजह से, कंसोलिडेशन मतलब कि टिश्यूज़ ख़राब होने की वजह से, ठीक है। या फिर एटेलेक्टेसिस भी जो है एक बीमारी है जिसमें लंग्स की शेप ख़राब हो जाती है, उसमें फ्लूइड वगैरह जमा होने लगता है, जिस तरह निमोनिया होता है, ठीक है। तो उसी तरह एटेलेक्टेसिस में भी होता है। या फिर एक्सटेंसिव प्लूरल एफ्यूजन है, मतलब बहुत ज़्यादा मसला है, एयर लीक हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको फ्लेट साउंड मिलेगा। फ्लेट साउंड मिलता है तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बीमारियां या ये सारे वजूहात हो सकते हैं उसके। दूसरा है डल साउंड। डल जो है वो भी इसी तरह है कि थोड़ा सा मीडियम होता है, उसकी इंटेंसिटी या शिद्दत इतनी, पिच भी मीडियम होता है, ठीक है। और इसका लेंथ या फिर थर्ड, जैसे आप किसी चीज़ को टच करो और बस उससे एक आवाज़ आए, थर्ड लाइक, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डल, ठीक है। ये आपको सॉलिड एरिया पे मिलेगा। सॉलिड एरिया जब आप टच करेंगे तो आपको डल साउंड मिलेगा। स्पेशली ये निमोनिया में होता है, ठीक है। इसके अलावा है रेजोनेंट। रेजोनेंट उस आवाज़ को कहते हैं जो कि गूंजती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लाउड होता है, लो पिच्ड होता है, और हॉलो। हॉलो मतलब जैसे खोखले जगह पे आप टच करोगे ना तो आवाज़ गूंजती है, ये जो है रेजोनेंट कहलाता है। और ये नॉर्मल होता है, मतलब आप जब नॉर्मल लंग टिश्यू देखोगे तो आपको उसमें रेजोनेंट साउंड मिलेगा, ठीक है। हाइपर रेजोनेंट जब बहुत ज़्यादा लाउड हो, बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, तेज़ आवाज़ हो, और लो पिच्ड होता है, ठीक है। आपको जो है स्टमक में भी यही आवाज़ मिलेगी। तो ये क्या होता है कि क्यों होता है कि जब आपके लंग बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेट हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हवा भर चुकी हो और बहुत ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ चुका हो, ठीक है। एम्फाइसीमा या फिर निमोथेरेक्स वाले कंडीशन में ये आपको मिल सकता है। इसके अलावा है टेम्पेनिक। टेम्पेनिक भी लाउड और हाई पिच साउंड होता है, ठीक है, और ये एयर कलेक्शन या फिर निमोथेरेक्स में भी होता है। अच्छा जी, इसके अलावा हम डायफ्रामेटिक एक्सर्शन देखते हैं। डायफ्रामेटिक एक्सर्शन मतलब उसका साइज़ देखते हैं डायफ्राम का। डायफ्राम का साइज़ हम कैसे चेक करेंगे कि सबसे पहले आप मरीज़ को बताओगे कि एक्सहेल करो, मतलब सांस छोड़ो, ठीक है। जब वो सांस छोड़ता है तो फिर आप अपना जो है परकशन स्टार्ट करोगे लंग से दो किस्म के आपको रेजोनेंस साउंड मिलेगा। जिस पॉइंट पे वो रेजोनेंस साउंड नीचे की तरफ आते हुए ख़त्म हुआ, जैसे कि ये लगाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाना है। आप किसी के डायफ्राम चेक कर रहे हो तो आप लंग से स्टार्ट करोगे, लंग से आपको रेजोनेंस आवाज़ आएगी। रेजोनेंस आवाज़ जहाँ पे ख़त्म हुआ और डल साउंड स्टार्ट हुआ, उसी पॉइंट पे आपने इस तरह का एक निशान लगा देना है, ठीक है। फिर क्या हुआ है कि आस्क द पेशेंट टू इनहेल एज डीपली एज पॉसिबल। फिर आप उसको बताओगे कि अभी दोबारा से सांस लो। जब वो दोबारा से सांस लेता है, ठीक है, तो दोबारा आपने फिर, क्योंकि वो उसका साइज़ नीचे की तरफ आता है ना, जब वो दोबारा सांस लेता है तो नीचे की तरफ आता है, तो फिर से आपने परकश करना होगा और दोबारा से जहाँ पे आपको फील हुआ दोबारा से डायफ्राम, उसी पॉइंट पे भी आपने वो लगा देना होगा। अब यहाँ पे आपके पास एक फ़ासला आ जाएगा जिसको आपने नोट करना होगा। नॉर्मली ये फ़ासला होता है 1.5 या 1.5 इंच से 2 इंच तक, ठीक है, जिसको हम सेंटीमीटर में 3 to 5 सेंटीमीटर लेते हैं, इतना होना चाहिए। इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो फिर वो डायफ्राम के साइज़ में मसला होता है और एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अच्छा जी, इसके अलावा हम चेस्ट को आस्कल्टेट करते हैं, मतलब सुनते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जिस तरह हमारी जो मतलब एयर में हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो एयर अंदर की तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के अर्गन से गुज़र के जाती हैं, ठीक है। द साउंड प्रोड्यूस बाय ब्रीदिंग चेंजेस एज एयर मूव फ्रॉम लार्जर एयरवेज टू स्मॉलर एयरवेज। और जैसे ही मतलब ये लार्जर एयरवेज से स्मॉलर में जाती हैं तो उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो जो है पहले हॉलो ऑर्गन से, फिर रास्ते में कोई फ्लूइड, म्यूकस या नैरो एयरवेज होते हैं, तो उस हिसाब से उसका साउंड चेंज हो जाता रहता है, ठीक है। और आप उसका जो है आवाज़, उसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें होती हैं, आप हर जगह में रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको डिफरेंट आवाज़ें मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको एक ही आवाज़ मिले जो कि नॉर्मल हो, ऐसा नहीं होता। जैसे कि लंग्स में आपको रेजोनेंस मिलेगा, ठीक है, डल आपको जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिलेगा जो कि सॉलिड एरियाज़ होते हैं। तो इस तरीके से आवाज़ें चेंज होती रहती है।
अच्छा, ये लिखा हुआ है अस्कल्टेशन ऑफ दिस साउंड हेल्प यू टू डिटरमाइन कंडीशन ऑफ द अलवेलाई एंड सराउंडिंग प्लूरा। अब जब आप अस्कल्टेट करोगे तो उससे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का, कंडीशंस का पता चल जाता है, और ये एक मतलब एक अच्छी चीज़ है कि आपको अस्कल्टेशन आनी चाहिए। क्लासीफाई द ई साउंड यू हियर अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंसिटी। जिस तरह की आवाज़ होती हैं वो आपने नोट करना होगा, उसकी इंटेंसिटी, उसका लोकेशन, उसका पिच, उसका ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे। उसके बाद आप किसी डिसीजन पे पहुंचोगे कि किस तरीके का जो है ये एक नॉर्मल साउंड है या फिर एबनॉर्मल है। अच्छा, आवाज़ को आप कैसे असेस करोगे? आवाज़ को जो है वोकल फ्रेमेटिस, वोकल फ्रेमेटिस मतलब ये कि आप देखोगे उसको, मरीज़ को बताओगे कि आप उसको कुछ वर्ड बताओगे कि आप बोलो, ठीक है। जब वो आवाज़ या वो वर्ड बोलता है तो उसके फिर आपने जो है वो उसका चेस्ट और उसको अस्कल्टेट करना होता है। 3 किस्म की मेन कॉमन आवाज़ें होती हैं जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ब्रोंकोफोनी, एक होता है ईगोफोनी, और एक होता है विस्फर्ड पेक्टोरली क्यों, या ठीक है, या विस्पर पेक्टोरली कह लो, ठीक है। ब्रोंकोफोनी क्या होता है? आस्क द पेशेंट टू से 99। आप मरीज़ को बताओगे कि 99 बोलो, मतलब इस तरह बोलो 99, बार बार इस तरह बोलते रहो, ठीक है। जब वो बोलता है तो फिर आपने उसके चेस्ट के ऊपर या लंग्स के ऊपर स्टेथोस्कोप रखना होता है, और वो आपने सुनना होता है कि जो कि जिस तरह की वाइब्रेशन आ रही है किस तरह है, ठीक है। ओवर नॉर्मल लंग टिश्यू द साउंड वर्ड्स द वर्ड साउंड मफल्ड, मतलब जब नॉर्मली टिश्यू होते हैं, ठीक है, तो वो आपको मिक्स आवाज़ मिलेगा, बस एक वाइब्रेशन सी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई एरिया ख़राब है, कंसोलिडेट है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगी, ठीक है। तो इसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकोफोनी। दूसरा क्या है? ईगोफोनी। ईगोफोनी में हम मरीज़ को कहते हैं कि ई बोलो, मतलब ई इस तरह बोलते रहो, ई, ठीक है। अब आपको जो है नॉर्मल पे वही मिक्सअप, मतलब एक जस्ट एक वाइब्रेशन मिलेगी, लेकिन जब आप किसी कंसोलिडेट एरिया पे जाओगे, ख़राब टिश्यूज़ की तरफ जाओगे, फिर आपको वो ई नहीं मिलेगा बल्कि ए की तरह आपको आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये होता है ईगोफोनी। नंबर 3 है विस्पर्ड। विस्पर्ड में आपको मरीज़ को बोलना है 1 2 3, ठीक है, कि आप 1 2 3 बोलें। अब जब आप बोलेंगे 1 2 3 तो ओवर नॉर्मल लंग टिश्यू द नॉर्मल विल बी ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जब आप उसके फिर देखोगे, ठीक है, नॉर्मली, तो उसमें आप कोई फ़र्क नहीं कर पाओगे। जैसे 1 बोलता है या 2 बोलता है या 3, तो तीनों की आवाज़ आपको तकरीबन सेम आएगी। लेकिन अगर आप जो है उसको कोई मसला है या उसके टिश्यूज़ ख़राब है, तो आपको फिर वो आवाज़ एक तो लाउड सुनाई देगी, एक आपको क्लियर सुनाई देगी कि 3 बोल रहा है, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा स्टेथोस्कोप में कि हाँ अब ये 2 से डिफरेंट है या 1 से डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंस महसूस होगी, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो आपको 1 2 3 में कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा लोकेशन ऑफ नॉर्मल ब्रीथ साउंड, मतलब जो मुख्तलिफ़ किस्म के 4 ब्रीथ साउंड होते हैं, ठीक है। जिस तरह नॉर्मल हमारे लंग्स होते हैं तो 4 होते हैं, उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बताए गए हैं। ये ट्रेकियल होता है, ट्रेकिया पे आपको अलग सा साउंड मिलता है, ठीक है। ब्रोंकल होता है, ब्रोंको वेजिकुलर होता है और वेजिकुलर होता है। वेजिकुलर वाला आपको लंग्स में मिलेगा, ठीक है। ब्रोंको वेजिकुलर जो है आपको ब्रोंकाई वगैरह में मिलेगा। ट्रेकिया ब्रोंकल आपको ब्रोंकाई के ऊपर मिलेगा। ट्रेकिया जो है वो आपको ट्रेकिया वाले एरिया में मिलेगा, ठीक है। ये आप 4 साउंड, बस आपको इसके नाम याद होने चाहिए, बाकी आप देखना चाहते हैं तो देखेंगे कहाँ कहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं और किस तरीके की होती है। अब आते हैं कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स पे। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स जो है आपको पता है कि चेस्ट वॉल के अंदर बहुत सारे मसले आते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट क्या होता है? इंक्रीज़ एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, मतलब ये बाहर की तरफ चेस्ट जब निकलती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बैरल चेस्ट। दूसरा क्या है? फनल चेस्ट। फनल चेस्ट में ये अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, और स्टेर्नम आपका अंदर की तरफ होता है, इसको हम कहते हैं फनल चेस्ट। इसको हम दूसरा भी नाम लिखा हुआ है पैक्टस एक्सेवेटम, ठीक है, एक्सेवेटम कह लें, ये आपको इसका नाम याद होना चाहिए, फनल चेस्ट और बैरल चेस्ट। लेकिन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि किसी को ये मसले हैं तो उसका रिस्पायरेटरी ख़राब होगा या उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम का मसला होगा। किसी का बैरल चेस्ट है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि सांस में कोई मसला हो, या किसी का फनल चेस्ट है तो उसको भी
मतलब हमेशा नहीं होता, किसी का ऐसे पैदाइशी तौर पर होता है, नॉर्मली सांस वगैरह सब कुछ उसका सही होता है, लेकिन उसके शायद लंग्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो, या फिर वो कोई एक्सरसाइज करने में उसको मसला हो रहा हो, एक्सरसाइज करने के बाद उसको जो है थोड़ी सी सांस की तकलीफ़ होती है, या फिर रिस्पायरेटरी फेलियर और वो सारी चीज़ें हो सकती है। नॉर्मली उसको इस तरह का कोई मसला नहीं होता। इसके बाद लिखा है पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। पैराडॉक्सिकल मतलब अनइवन या डिस्टर्ब मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल, ठीक है, एक शोल्डर उसका ऊपर है, एक नीचे है, इस तरीके के। तो ये किसी फ्रैक्चर या किसी ट्रॉमा या किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसमें पिजन चेस्ट जो है लिखा हुआ है एंटीरियरली डिस्प्लेस स्टर्नम, आगे की तरफ का जो स्टर्नम होता है वो डिस्प्लेस हो चुका होता है, अपनी जगह पे नहीं होता, उसको हम कहते हैं पिजन चेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, थोरेसिक काइफोस्कोलियोसिस, मतलब ये कि बिल्कुल कंप्लीट एबनॉर्मली उसका हो चुका है। इसमें जो है एक शोल्डर ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है, रेस्ट शोल्डर एंड स्केपुला और शोल्डर जो है एक ऊपर और एक नीचे, इसको हम कहते हैं थोरेसिक काइफोस्कोलियोसिस। इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल रिस्पायरेटरी पैटर्न्स है, जैसे कि टैकेपनिया है। टैकेपनिया का मतलब होता है इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, बहुत ज़्यादा तेज़ सांस लेना, ठीक है। ब्रेड एपनिया स्लो सांस लेना। एपनिया बिल्कुल सांस है ही नहीं, एब्सेंस है, ठीक है। इसके अलावा है हाइपर एपनिया मतलब गहरी सांस लेना, बार बार तेज़ और गहरी सांस लेना। इसके अलावा कॉस्मोल रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ सांस लेना और रैपिड ब्रीदिंग करना, जिसमें कोई भी रिलैक्सेशन कुछ भी ना हो, और ये जिस तरह हम नॉर्मली 20 दफ़ा लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है, 20 ब्रीथ्स पर मिनट, ये उससे कई ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसमें साउंड्स भी महसूस होते हैं। इसके अलावा चीनी स्ट्रोक रिस्पायरेशन जो है वो एक दफ़ा तेज़ होता है, उसके बाद आपको एक स्लोप मिलेगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, ठीक है, फिर जो है वो तेज़ होगा, फिर स्लोप, फिर जो है रिलैक्सेशन, और फिर जो है इस तरीके के, मतलब एक ख़ास पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। आपको जो है वो इस तरीके की सुनाई देती है आवाज़, चेनी स्ट्रोक रिस्पायरेशन कहलाता है। इसके अलावा बायर्ट्स रिस्पायरेशन डीप ब्रीदिंग होती है, जैसे कि चीनी जो है वो टैकेपनिया है, मतलब तेज़ ब्रीदिंग है, लेकिन उसमें बीच में जो है वो भी है थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, फिर तेज़ ब्रीदिंग है। बायोट जो है वो है काफ़ी डीप ब्रीदिंग है, और उसमें भी रिलैक्सेशन होता है, फिर डीप ब्रीदिंग, फिर थोड़ा सा रिलैक्स, ठीक है। ये अच्छा, डेस्पनिया के कुछ ग्रेडिंग्स है, जैसे कि 0 ग्रेड है, तो 0 ग्रेड में मतलब कोई भी उसको नॉर्मली जिस तरह बंदा चल रहा होता है, घूम फिर रहा होता है, तो उसको कोई सांस का मसला नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं 0 ग्रेड। ग्रेड 1 होता है, तो उसमें मतलब तब उसको सांस का मसला होगा जब वो जल्दी में होगा, या वो दौड़ता रहता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है, या फिर कई जगह पे जो है चढ़ रहा होता है, तो उसको ग्रेड 1 कह सकते हैं, कि उसकी वजह से उसको जब सांस का मसला हो। ग्रेड 2 क्या होता है कि वॉक मोर स्लोली ऑन अ लेवल पाथ ऑन द फीवर, मतलब अपने एज के लोगों से वो थोड़ा सा स्लो चलता है, जिस तरह नॉर्मली एक बंदा चलता है, ठीक है, तो वो उनसे स्लो चलता है, ये ग्रेड 2 होता है। ग्रेड 3 क्या होता है, स्टॉप टू ब्रीथ आफ्टर वॉकिंग अप्रॉक्सीमेटली 100 यार्ड्स या 91 मीटर। 91 मीटर का फासला जब वो तय करता है या इतना वो चलता है, तो उसका सांस फूलने लगता है और उसको जो है मसले आने लगते हैं, ये ग्रेड 3 में होता है। ग्रेड 4 में क्या होता है कि उसको जो है घर से भी उससे बाहर नहीं जाया जाता, क्योंकि उसको शक होता है कि मैं बाहर जाऊंगा सांस फूल जाएगी, मसला हो जाएगा। उसको कपड़े चेंज करने तक भी जो है उसमें भी सांस का मसला होता है। तो इतना ये ग्रेड 4 मतलब ख़तरनाक होता है। एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स होते हैं, एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड या फिर हम उसको एडवेंटिशियस साउंड्स कहते हैं। एडवेंटिशियस साउंड्स मतलब जो एक्स्ट्रा ब्रीदिंग साउंड्स होते हैं, ठीक है। एक तो वो है जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की वजह से होता है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स, ठीक है। और ये कुछ साउंड होते हैं जैसे फाइन क्रैकल्स है, कोर्स क्रैकल है, वीजेस है और रोंकी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है फाइन क्रैकल्स इसी जगह पे, जैसे कि आपका इंस्पायरेशन ख़त्म होता है उसी जगह पे आपको मिलेगा। कोर्स क्रैकल्स आपको
पूरे इंस्पायरेशन और थोड़े से एक्सपायरेशन में भी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको ये रेड कलर का नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वीजेस क्या है, वीजेस आपको एक्सपायरेशन में मिलेगा और रोंग की भी जो है आपको एक्सपायरेशन में मिलती है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये 4 साउंड्स इसके नाम कम से कम याद होने चाहिए। वीजेस, रोंकी, क्रैकल्स, ये सारी चीज़ें याद हो, मतलब ये जो है एक एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं। अच्छा, ये भी आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक और सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसको छोड़ ही दें आप, ठीक है। और इसके अलावा आपको बीमारियों के हवाले से, जैसे किसी को एस्बेस्टोसिस है तो उसको कौन से साउंड्स उसके फाइंडिंग्स आपको मिलेंगे ऑस्कल्टेशन के दौरान, ठीक है। तो इसके आगे लिखा हुआ है ब्रोंकल ब्रीथ साउंड इन बोथ लंग्स बेसिस, हाई पिच क्रैकल और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अस्थमा में जो है ब्रीथ साउंड बहुत कम होता है, अगर हो भी तो थोड़ा सा म्यूज़िकल होता है। एटेलेक्टेसिस जो है उसमें हाई पिच होता है, हॉलो जैसे गूम रहा होता है आवाज़, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंकिस्टेसिस है तो उसमें प्रोफ्यूज या फिर लो पिच क्रैकल होते हैं, ठीक है, जो कि मिड इंस्पायरेशन मतलब सांस के बीच में आपको वो मिलेगी। कॉपडी में जो है लो पिच्ड, और ये वैसे इंपॉर्टेंट है, कॉपडी का पूछा जा सकता है। डिमिनिश मतलब ये कि थोड़े से टाइम के लिए हो फिर जाके ख़त्म होता है, ठीक है, लो पिच्ड होता है। और इसके अलावा वीजेस वगैरह इस तरीके की आवाज़ आपको मिलती है। प्लूरल एफ्यूजन में एब्सेंट होता है। खैर ये इतना वो नहीं है, बस एक नज़र देख लीजिएगा खुद ही। और दैट्स ऑल अबाउट रेस्पायरेटरी सिस्टम और उसका असेसमेंट। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको उसकी थोड़ी बहुत इनॉटमी और जो बेसिक असेसमेंट्स है वो याद होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा ये अपडेट